दोस्तों, जंग, गुलामी से लेकर मौत का एक ऐसा खौफनाक मंजर होता है जिसमें ना जाने कितने बेकसूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मूवी स्ट्राइप के पिटारे से आज एक सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोरिया के लोगों पर हुए एक ऐसे अत्याचार को दर्शाती है जिसे देखने के बाद आपका भी दिल पसीज जाएगा। 2017 की बैटलशिप आइलैंड, डायरेक्टर रियो सियोंग वान, IMDb 7.1। दोस्तों, हमारी एम्प्टी फैमिली 3 लाख पूरे होने में बस कुछ ही दूर है। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट से हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हमसे कहानी सुनना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आपकी तरफ से भी थोड़े लाइक, शेयर, हार्ट्स, कमेंट्स पक्के से करें। जो नए हैं और हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा ना करे, सब्सक्राइब तो कर दो। आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे यार। तो फिर चलिए अभी फिलहाल ये कहानी सुनते हैं। एक बेहद ही विचित्र आवाज से कहानी शुरू हुई, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो कुछ भी आगे हम देखने वाले हैं वो कोई झूठी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। हाशिमा आइलैंड, जहाँ कोयले की एक बहुत बड़ी खदान है जिस पर जापानियों का कब्जा है। कुछ मजदूर नीचे खदान में जा रहे हैं, जहाँ उन्हें अपने ही जैसे कई और मजदूर भी दिखे, जिनमें बच्चे बूढ़े सब शामिल है। ये पूरा का पूरा आइलैंड ही एक लेबर कैंप है जहाँ कोयले की खुदाई होती है। ये आइलैंड जापानी सेनाओं से चारों तरफ घिरा हुआ है। यहाँ से बचकर निकल पाना इंसान क्या परिंदे के बस की भी बात नहीं। हाँ, अगर कोई जानवर इसके अंदर फंसा है तो वो है कोरियन मजदूर, जिन्हें जापानी लोग जानवर से भी बदतर समझते हैं और उनसे दिन रात काम करवाते हैं। एक जापानी सुपरवाइजर छोटे से बच्चे को किसी सकरी सी जगह पर भेज रहा है क्योंकि वहाँ कोई बड़ा मजदूर नहीं जा सकता। डरा सहमा वो बच्चा उसके अंदर जाता है, लेकिन तभी वहाँ अचानक से पानी और गैस लीक हो जाने पर डर कर वो बच्चा वापस अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। लेकिन सुपरवाइजर ने उसे मार पीट के जबरदस्ती वापस अंदर भेजा और थोड़ी देर बाद उस जगह पर एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें उस बच्चे की जान चली गई। लेकिन ये उस बच्चे के लिए किसी आजादी से कम नहीं था। हाँ, एक ऐसी आजादी जिसकी वो रोज ईश्वर से भीख मांग रहा था, क्योंकि ऐसी जिंदगी से मौत लाखों गुना बेहतर है। बच्चे का मृत शव उसके माँ बाप को दे दिया गया। वो भी यहाँ मजदूर का काम करते हैं। उन्हीं कोरियन मजदूरों का एक लीडर है यून, जो किसी राजा महाराजा की तरह एक कमरे में बस पड़ा रहता है। आज यून 3 बच्चों को आइलैंड से भागने की व्यवस्था कर रहा है। उसने बच्चों से कहा, तुम लोगों को नागासाकी से होते हुए कोरिया तक पहुँचना है ताकि मदद के लिए कोई आ सके। और सबसे जरूरी बात, अगर तुम में से कोई भी पकड़ा गया तो वो एक दूसरे के लिए नहीं रुकेगा, वरना सब के सब एक ही जगह पर मारे जाओगे। अब तीनों लड़के यून के दिए गए निर्देश के अनुसार अंधेरे में वहां से भागने के लिए बाहर निकले, मगर बदकिस्मती से उनमें से एक वही पकड़ा गया, जिसे जापानी सैनिक ने तुरंत ही गोली मार दी। फिर बाकी 2 बचे लड़कों को भी जापानी सेना ने पकड़कर वहीं पर ठिकाने लगा दिया। इसका मतलब यहाँ से भाग पाना नामुमकिन है। अब कोरिया की तरफ से ही ली कांग और उसकी बेटी सोही एक समारोह में नाच गाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये दोनों बाप बेटी संगीत मंडली में काम करते हैं और ली खुद इसे चलाता है। ली एक उम्दा कलाकार है, सभी उसका बहुत सम्मान भी करते हैं। आज जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वो एक फेयरवेल पार्टी है। ये दूसरे विश्व युद्ध के समय की बात है, जहाँ सभी कोरियंस का जंग में जाने से पहले उनके सम्मान में एक उत्सव मनाया जाता है। मगर ये क्या, पार्टी खत्म होने से पहले ही ली को वहाँ से 9-11 होना पड़ा, क्योंकि उसने एक शो के दौरान सेक्शन चीफ की पत्नी से कुछ मजाक कर दिया था, जिसके बाद सेक्शन चीफ वहाँ भी पहुँच गए। अब ली वहाँ से भागकर अपने पुराने यार सुगियामा के घर पहुँचा और उसने सुगियामा से एक छोटी सी गुजारिश की कि वो किसी तरह जुगाड़ लगाकर उसे भी युद्ध में भिजवा दे, क्योंकि उसका बचपन से सपना था कि वो कोरिया की सेना की तरफ से जंग लड़े। इस पर सुगियामा ने भी ली और उसके पूरे मंडली को जंग में भिजवा दिया। 12 अप्रैल 1945 एक समुद्री जहाज हाशिमा आइलैंड के लिए निकल रहा है, जिसमें ली और उसकी पूरी मंडली भी शामिल है। अब यहाँ लोगों को तो यही लग रहा है कि उन्हें जबरदस्ती सेना में भर्ती कर दिया गया है। कुछ देर बाद जहाज एक जगह पर रुकी, जहाँ ली अपने दोस्त सुगियामा के संदर्भ में लिखे खत को दिखाकर कमांडर से मिलने की गुजारिश करता है। लेकिन वो आदमी एक हल्की सी टेढ़ी हंसी हंसकर उस खत को किनारे फेंक दिया। उसके बाद ली और उसकी बेटी समेत सभी लोगों को एक रेलगाड़ी के डब्बे में भर दिया गया, जो हाशिमा आइलैंड जा रही है। ली को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि वैसे ही अनगिनत खत जमीन पर बिखरे पड़े हैं।
जो किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुगियामा ने ही लिखे हैं। इसके बाद महिलाओं और बच्चियों को अलग कर ली और बाकी अन्य सैकड़ों पुरुष मजदूरों को हाशिमा आइलैंड के उस खदान में लाया गया जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। बेचारा ली कहाँ देश के लिए लड़ने के सपने देख रहा था और आज उसके देश प्रेम का उसी के जिगरी दोस्त ने एक ऐसा भद्दा मजाक बनाकर रख दिया कि वो एक मजदूर बन बैठा और अब उसके साथ साथ उसकी बेटी की भी जिंदगी नर्क से बदतर होने वाली है। ली को एक बार अपनी बेटी से मिलना है। उसने एक सैनिक से अपनी बेटी से मिलने की विनती की, जिसके लिए उसने उसे अपनी कीमती घड़ी भी दे दी। मगर तभी वहाँ कंपनी का मैनेजर यामाडा आ गया और ली से जापान का राष्ट्रगान गाने को कहा। ली अपने पूरे मंडली के साथ जापान का राष्ट्रगान गाने लगा। अब कंपनी का कमांडर शेमाजाकी भी वहाँ पहुंचा और सभी का इस नर्क की दुनिया में स्वागत करते हुए बोला, आज से तुम सब हमारे लिए इस खदान में काम करोगे। ये खदान पिछले 50 सालों से जापान में कोयला की कमी को पूरा कर रही है। साथ ही साथ तुम सभी को जंग में लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि समय आने पर तुम लोग जापान की तरफ से जंग लड़ सको। अब सभी लोगों के बाल काटकर उन्हें अच्छे से सैनिटाइज करने के बाद उनका मेडिकल चेकअप हुआ। फिर उन्हें एक पर्ची थमाई गई जिसमें उनके खाने पीने से लेकर रहने तक का खर्चा लिखा हुआ है, जिसकी भरपाई खदान की कंपनी करेगी। अगर किसी व्यक्ति का खर्चा अधिक आया तो फिर वो रकम उसके अगले महीने की तनख्वाह से काटी जाएगी। दोस्तों, ये कहने में कोई दौराहे नहीं है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर अंग्रेज भारत में गुलामी की जंजीर कस रहे थे। ये अत्याचार का एक ऐसा कुआं था जहाँ सभी को तनख्वाह की जंजीर थमाकर बंधक बना लिया गया। वही इन मजदूरों की बीवी और बच्चियों को एक कंफर्ट जोन में रखा गया, मतलब सुख देने वाली वस्तु, जहाँ वो जापानियों का मन लुभाने का काम करेगी और जो भी ये करने से मना करेगी उसे तुरंत गोली मार दिया जाएगा। इन औरतों का भी मेडिकल चेकअप और स्वच्छीकरण किया गया, जहाँ इन्हें बिना वस्त्र के कतार में खड़ा कर दिया जाता है। वही एक महिला बोल पड़ी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कोई गर्भवती मत होना। अगर इन जापानी को खबर हुई तो ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये इतने बेरहम है कि पिछली बार एक गर्भवती महिला के बच्चे को निकालने के लिए उसका पेट ही इन्होंने काट डाला। इन्हें जहाँ रखा जा रहा है वो किसी गुसलखाने से भी बदतर है। हर जगह मलमूत्र से भरा है। इतना पैसा काटने के बावजूद इन लोगों को जानवरों की तरह ही नहीं रखा जाता, बल्कि खाने में भी कीड़े मकोड़े दिए जाते। ये तो बस अभी एक शुरुआत है। उनके साथ और क्या क्या होने वाला है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अगली सुबह सभी मजदूरों को खदान में ले जाया गया, जहाँ पूरे दिन काम करने के बाद रात में सब जब नहाने के समय इकट्ठा हुए तो जापानी सुपरवाइजर एक आदमी को बहुत मार रहा होता है। ये देखकर चोई, जो किसी समय में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, इसके खिलाफ आवाज उठाता है। वो बोला, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। तभी यामाडा वहाँ आ गया। चोई ने यामाडा के सामने शर्त रखी कि अगर उसने लड़ाई में सुपरवाइजर को हरा दिया तो वो यहाँ का नया सुपरवाइजर बनेगा। यामाडा ने उसकी ये शर्त मान ली और चोई पुराने सुपरवाइजर को हराकर शर्त के मुताबिक यहाँ का नया सुपरवाइजर बन गया। मजदूरों के बीच खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि आखिर कोई तो उन्हें अपना आदमी सुपरवाइजर के तौर पर मिला, लेकिन उनका लीडर यून इस खबर से कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा। अब रात के वक्त कमांडर शेमाजाकी अपने ऐशोआराम के साथ महिलाओं के बीच अय्याशियों में मग्न है। फिर उसने अपने मनोरंजन के लिए एक और महिला से गाना लगाने को कहा। तभी ली की बेटी सोही जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये मेरा गाना है, मेरे पिताजी ने बनाया है इसे। पर शेमाजाकी तो उसकी बात समझ ही नहीं पा रहा। वही एक कोरियन लड़की मालियन शेमाजाकी को सोही की बात अनुवाद करके बताने लगी। साथ ही एल्बम के पीछे दोनों की तस्वीर भी दिखाई। ये देखने के बाद शेमाजाकी काफी खुश हो गया, क्योंकि वो भी गाने बजाने में चर्चा रखता है। उसे भी शौक है, मगर पूरे आइलैंड में ऐसा कोई भी अभी तक नहीं था। इसलिए उसने सोही को उसके हर एक समारोह में गाना गवाने का फैसला किया। साथ ही फौरन ली के पूरे संगीत मंडली को भी बुला लिया गया। ऐसे ही समय गुजरता गया और आया जुलाई 1945, जहाँ कोरियन लिबरेशन के कुछ लोग पार्क नाम के एक एजेंट को यून की फोटो दिखाकर कहते हैं, इस आदमी ने कोरिया के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी है और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे हाशिमा आइलैंड से जिंदा लेकर आओ। अब पार्क उस खदान में मजदूर बनकर पहुंच चुका है। चोई खदान से कोयला निकाल रहा है। तभी एक ट्रॉली नीचे जाकर गिर जाती है, जिससे एक धमाका हुआ और खदान में आग लग गई। भारी विस्फोट होने लगे, ऐसा विस्फोट जिसकी आवाज सभी का दिल दहला दे रही है।
कई मजदूर अपनी जान गंवा बैठे हैं और कई अभी भी अंदर फंसे अपनी जान की दुहाई मांग रहे हैं। और इधर आग है कि बढ़ती ही जा रही है। वही मदिरा और महिला में लुप्त शेमाज़ाकी को जब 2 नंबर खदान में विस्फोट होने की खबर लगी तो उसने उसे फौरन बंद कर देने का आदेश दिया ताकि बाकी जगह धमाके होने से रोका जा सके, और वहां फंसे मजदूरों को उसने निकालने से मना कर दिया। लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि कोरियन मजदूरों का लीडर यून भी वहां फंसा हुआ है तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने सभी सैनिकों को किसी भी कीमत पर यून को निकालने का आदेश दिया, क्योंकि वो जानता है कि यून उसके लिए कितना जरूरी है। कोरियन मजदूर अगर किसी की सुनते हैं तो सिर्फ यून की, और अगर ऐसे में यून को कुछ हो गया तो वो हड़ताल पर बैठ जाएंगे और सारा का सारा काम रुक जाएगा। अब यून को छुड़ाने के लिए जापानी सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। अंदर से मजदूर भी बारूद की मदद से सुरंग को खोदने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार यून घायल अवस्था में ही सही लेकिन वहां से बच निकला, जिसे देखकर सभी मजदूर खुशी से जश्न मनाने लगे। पार्क भी वही मौजूद है। उसने चुपके से जाकर यून से मुलाकात की और बताया, मैं कोरियन इंटेलिजेंस सर्विस से हूँ और मुझे यहाँ तुम्हें बाहर निकालने के लिए भेजा गया है। पार्क यून से एक तार भेजने वाली मशीन के लिए कहता है, जिससे संदेश भेजकर वो कोरियन सेना को यहाँ बुला सके। पर दोनों ही जानते हैं कि ये काम ली के अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वही एक अकेला शख्स है जो शेमाज़ाकी और अन्य अधिकारियों के कमरे तक जा सकता है। अब पार्क ने ली से एक अधिकारी के कमरे की चाबी चुराने को कहा, जिस पर ली ने उससे इसकी वजह पूछी तो पार्क ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। ली भी ये काम करने को तैयार हो गया, मगर मेरी एक शर्त है, और शर्त ये है मेरी और मेरी बेटी सोही की आज़ादी। पार्क ने उसकी ये शर्त मान ली। अब ली ने अधिकारी के कमरे की चाबी चुराकर उसकी नकली चाबी बनवाई और पार्क को सौंप दी। बस चाबी मिलते ही पार्क उस अधिकारी के कमरे में गया और अपने साथियों को संदेश भेजा। लेकिन वहाँ पार्क की नजर एक और जगह पर गई, तिजोरी में पड़ी कोरियन मजदूर के खाते पर, जिसे देखकर तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें ऐसा क्या था, ये सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अब यहाँ कोरिया की सेना ने हाशिमा आइलैंड पर हवाई हमला शुरू कर दिया। सभी मजदूर अपने अपने बंकर में जाकर छुप गए। पार्क भी छुपते छुपाते यून को एक सुरक्षित जगह पर लेकर आया और बोला, मुझे मालूम पड़ चुका है कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। तुमने न सिर्फ कोरिया के सरकार के साथ धोखेबाजी की है, बल्कि इन हजारों मजदूरों की भी जिंदगी के साथ खेला है। तुम यहाँ पर सभी मरने वाले और हादसे में गायब हो चुके सभी मजदूरों के मुआवजे के पैसे शेमाज़ाकी के साथ आधा आधा बांट लेते हो। इसीलिए यून को बचाना शेमाज़ाकी के लिए इतना जरूरी था। ये सब बातें यून का खासम खास चुंग भी सुन रहा है। अपने ऊपर यूं आरोप लगते देख यून बड़े ही मासूमियत से खुद को बचाने के लिए बोला, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरे खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही है। और तभी वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस गोलाबारी में शेमाज़ाकी बेहद ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया और अब मरने की कगार पर है। अब धमाके की वजह से सब तितर बितर हो गए। यून चुंग के पास आकर उससे पूछता है, क्या तुमने वो सभी खाते देख लिए जो पार्क ने दिखाए थे? चुंग कुछ नहीं कहता, मगर उसकी खामोशी सब कुछ बयां कर देती है। यून ने बिना एक भी पल गवाए चुंग को वही गोली मार दी और ये चीज ली और सोही ने देख ली। दूसरी तरफ यमाडा को एक उच्च अधिकारी का फोन आया। उसने बताया कि हिटलर की मौत हो चुकी है और साथ ही साथ अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया है, इसलिए जापान को अभी अपने सैनिकों की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में वो घायल शेमाज़ाकी को मारकर यामाडा को कमांडर बनने को कहता है। साथ ही साथ उस आइलैंड पर मौजूद सभी कोरियंस को मारने का आदेश दिया, ताकि ये कोरियंस जिंदा बचकर अमेरिका को जापानियों का कोई अत्याचार ना बता पाए। बस फिर क्या, जिंदगी में आए नए अफसर को कौन ही पीछे छोड़ना चाहेगा। यामाडा ने भी तुरंत शेमाज़ाकी की जान लेकर उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दी। सुबह अपना जुर्म छिपाने के लिए यामाडा ने सभी से ये कह दिया कि शेमाज़ाकी बमबारी में मारे गए और चोई को एक कोरियन लड़की के बलात्कार के जुर्म में फंसा दिया, जबकि ये दुष्कर्म खुद यामाडा ने किया था। बेचारे चोई को खूब यंत्रणाएं दिए गए, वो भी उस काम के लिए जो उसने किया ही नहीं। इधर दूसरी तरफ नया कमांडर बना यामाडा ने यून को एक प्रस्ताव दिया, अगर तुम कोरियन मजदूरों से चुराए गए सारे पैसे मेरे नाम कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ से भागने में मदद कर सकता हूँ, और तुम जाकर अमेरिका से ये कहना कि हम जापानी यहाँ पर कोरियंस की काफी देखभाल करते थे। बाकी इन कोरियन मजदूरों को इसी खदान में जिंदा मारने की जिम्मेदारी मेरी है।
परंतु इनकी ये योजना धरी की धरी रह गई, क्योंकि पार्क और सोही ने उन्हें चुपके से सुन लिया। रात में पार्क ने सभी के सामने ये उनका पर्दाफाश कर दिया। साथ ही ये भी बताया कि कल खदान में तुम लोगों को जश्न मनाने के बहाने बुलाकर मारने की योजना की गई है। ये सुनकर सभी मजदूर भड़क गए और गुस्से में यून की वही जान ले ली। इसके बाद पार्क सभी मजदूरों के साथ वहां से भागने की तैयारी करता है। उन्होंने तय किया कि वो लोग कोयला ले जाने वाले जहाज से बाहर निकलेंगे। सभी लोग एक एक ग्रुप में बट गए, जहाँ कोई अलग अलग हथियार तो कोई डायनामाइट बना रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद की रक्षा कर सके। अब अंधेरा होते ही जहाज पर कब्जा कर लिया गया। लोग जहाज पे जाने लगे, लेकिन अचानक कुछ जापानी सैनिकों की नजर उन पर पड़ गई, जिन्हें भटकाने का काम ली करता है और पार्क उनको ठिकाने लगाता है। हालांकि ये गोली की आवाज ऐसा शोर करती है कि यामाडा के कानों तक चली गई। सभी सैनिक उन पर एक एक करके टूट पड़े। चोई जितना हो सकता जापानी सैनिकों से लगातार लड़ाई कर रहा है। रस्सी पर ज्यादा भार पड़ने से वो टूट गई। कई कोरियन मजदूर पानी में गिर गए और कुछ जहाज में फंस गए। देखते देखते ये अफरा तफरी एक युद्ध में बदल गई। एक ऐसा युद्ध जहां कोरियन निहत्थे होते हैं और जापानियों के हाथों में होती है बंदूक, लेकिन फिर भी वो निडरता से उनका सामना करते हैं। इस लड़ाई में मालियन को सुपरवाइजर ने गोली मार दी, जिसका बदला चोई ने उस सुपरवाइजर के सर को धड़ से अलग करके लिया। वही यामाडा ने भी ली पर गोली चलाई और जवाब में ली ने भी यामाडा पर एक गोली चला दी। फिर यामाडा ने सोही को बंदी बना लिया, लेकिन तभी पार्क ने उसके सर पर वार किया, जिसके बाद खुद को यामाडा के चुंगल से छुड़ाते ही सोही ने उस पर पेट्रोल की बोतल फेंक दी। आग में जलकर उसकी भी मौत हो गई। अब पार्क ने सभी मजदूरों में ये ऐलान किया, यामाडा के सभी साथी मारे जा चुके हैं और हम ये युद्ध जीत चुके हैं। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे सभी जहाज में चढ़ने लगे, मगर ली की हालत बेहद नाजुक है। शायद वो अपना ये सफर पूरा ना कर सके। उसने अपनी बेटी सोही की जिम्मेदारी पार्क को देकर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जापानियों ने जो हालत कोरियन की थी, उसकी सजा ऊपर वाले ने दे दी। अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु हमला कर दिया, जिसका नतीजा आज इतने दशकों बाद भी देखने को मिलता है, जहां या तो लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त रहते हैं या फिर वहां पर जन्मा नवजात शिशु किसी न किसी विकलांग अवस्था में जन्म लेता है। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आज जापान भले ही इतने आगे पहुंच चुका है, लेकिन जो हाल उसने कोरियन लोगों के साथ किया था, उसका खामियाजा वो आज भी भुगत रहा है। इसी के साथ मैं ये सच्ची कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट पक्के से करें। सुनते रहिए, सुनाते रहिए। मूवी स्ट्राइप। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।